Hello, students. Welcome back, everyone, to the very first session of chemistry, that is matter in our surroundings. Uh, if you take my words, this chapter is one of the best chapters you get in chemistry, not just for the sake of doing it. ऐसा नहीं है कि you're doing science और अगर आपका science में interest है या नहीं है, doesn't matter. This chapter is going to create a very good foundations for all the topics coming in future. सो इसलिए उस डेलिकेसी के साथ इसको आपको स्टडी करेंगे हम, राइट. आई हैव मेड श्योर टू प्रेजेंट दिस टॉपिक एज ईजी एज पॉसिबल टू यू पीपल. एंड कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. दिस ओनली बेसिक लॉजिक विच यू नीड टू फॉलो, राइट. सो वी विल बिगिन विद दिस चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे what is matter is all about. When you start with it, you know that matter is anything which occupies space and has mass. तो आपको पता है कि मैटर कोई भी शेप में आ सकता है, कोई भी टेक्सचर्स में आ सकता है, कोई भी साइज़ में भी आ सकता है. हर चीज़ हमारे आसपास में, जो भी कुछ है हमारे आसपास में, एवरीथिंग इज़ बेसिकली अ मैटर. सो मैटर को डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होना चाहिए. वो जो कंडीशन है दैट इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ विच मैटर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल लव, there are like affection, sincerity. There are so many things which matters, but you can't call it as a matter as such. There are so many things in life which actually matters, but वो साइंस के आइडियोलॉजी में या साइंस के रिस्पेक्ट में वो मैटर नहीं है. बिकॉज साइंस ने मैटर को कैसे डिफाइन कर रखा है दैट इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड शुड हैव मास. अब फीलिंग्स है, अब फीलिंग्स ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है लेकिन ना ही वो मास ऑक्यूपाई करता है. सो टेक्निकली इट इज़ नॉट अ मैटर, बट येस सब्जेक्टिवली इट मैटर्स अ लॉट. ओके, सो दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स कम बैक टू साइंस. सो अभी आपने देखा कंडीशन फॉर एनीथिंग टू बिकम अ मैटर. देन यू नो दैट मैटर्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, वी रेफर इट टू एज वेरी टाइनी पार्टिकल्स. एंड टाइनी पार्टिकल्स में जब भी हम बात करते हैं वी आर कॉलिंग इट एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो हमेशा ध्यान रखिएगा पूरी पूरी यूनिवर्स, पूरा चीज़, एवरीथिंग जो भी आपके आसपास दिख रहा है वो सब कुछ किसका बना है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना है. अगर आप उस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हो तो जस्ट इमेजिन ये पूरा यूनिवर्स कितने सारी चीज़ों, कितने सारे एटम्स और कितने सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है. द स्टडी इज़ सो वास्ट कि आप इसको आई थिंक वन लाइफ में तो पढ़ ही नहीं सकते हम, राइट. सो लेट्स नॉट गॉट गो डीप इनटू दैट पर्टिकुलर फेस. अभी इस चैप्टर में हम लोग जब भी हम लोग मैटर को स्टडी करते हैं ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए ज़रा. तो मैटर को स्टडी करने का दो तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़. जब भी आप मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बेस पे स्टडी करते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं? स्टडी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे. एंड इन द कमिंग चैप्टर विच इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. उसमें हम लोग किसको कवर करेंगे? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, राइट. अब बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है, जब भी हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है उन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ. वो क्या है? पहली बात, दे आर वेरी स्मॉल. ये आपने देख ही लिया बिकॉज दे आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आइज, इजंट इट. वी हैव टू गो फॉर सम वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप्स लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और समथिंग लाइक दैट. सो वो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, दे वेरी वेरी स्मॉल. फिर हमने ये ऑब्जर्व किया जब भी हम लोग रिसर्च कर रहे थे, बहुत सारे हज़ारों रिसर्च हो रखे हैं मैटर्स को लेकर या पार्टिकल्स को लेकर, तो उसके रेफरेंस को लेकर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है. थर्डली, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपके सामने कुछ भी देखो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. नो डाउट दे आर नॉट एक्चुअली मूविंग, बट अगर आप मॉलिकुलर लेवल में उतर के देखते हो या फिर वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में उतर के देखते हो, एवरीथिंग इज इन मोशन, right? And whenever I say moving, I will refer to a word kinetic energy, KE. Okay, fine. And the fourth point, they attract each other. जो भी particles है, let's say atoms and molecules, they attract each other. So whenever it comes to the properties of particles, always keep in mind they are very small, they have space between them, right? And they are constantly moving and ultimately they attract each other. But
प्रोमिनेंटली अगर आप मेरे से पूछो इस पूरे चैप्टर को करने का बेसिक आइडिया और बेसिक तरीका क्या है, सिर्फ 3 चीज़ों को याद रखना है कि पार्टिकल्स अगर है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में स्पेस होगा और उनके बीच में मोशन होगा ही होगा। मोशन को हम किससे रेफर करेंगे? काइनेटिक एनर्जी से रेफर करेंगे। आई सपोज ये आपको क्लियर हो गया एंड दिस स्पेसिफिकली कम्स आउट फॉर अ वेरी गुड रेंज ऑफ मार्क्स। 3 मार्कर्स में आता है, कभी कभी आपका फिलर क्वेश्चन में भी आता है। सो दे आस्क यू दिस क्वेश्चन। और तब आप थोड़ा सा और आगे जाते हो तो आपको एक मोशन का नाम मिलता है, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मैंने अभी क्यों मेंशन किया, हालांकि मैं इसको बाद में मेंशन करूँगा। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? एक जिगजैग मूवमेंट होता है स्मॉल पार्टिकल्स का सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। जैसे अगर आप पॉलन ग्रेन्स को या फिर आप किसी भी चीज़ को, एक स्टिल वाटर है, एक बीकर में पानी स्टिल पड़ा है, उसमें कोई मोशन नहीं है, ऊपर से कुछ भी मोशन नहीं दिख रहा। अगर आप उसमें स्प्रिंकल कर देते हो पॉलन ग्रेन्स आपको स्टेबल नज़र नहीं आएगा, बट रादर वो क्या कर रहा होगा? मूव करेगा। अब आप बोल रहे हो भैया देर इज़ नो विंड सर्कुलेशन, देर इज़ नथिंग, बट फिर भी पॉलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं। वो क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज द पॉलन ग्रेन्स मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर हिट बाई द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूव कर रहे हैं और पार्टिकल्स ऑफ वाटर के कॉन्टैक्ट में कौन है? पॉलन ग्रेन्स, इसलिए वो भी मूव कर रहे हैं। सो ये आप एक्सपेरिमेंट घर में भी देख सकते हो। कोई भी चीज़ को आप एक स्टिल स्टेबल वाटर के ऊपर रख के देखो, वो स्टेबल ना होके वो मूव कर रहा होगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्राउनियन मोशन। दैट मीन्स इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो अभी हमने देखा कि मैटर को, किसी भी चीज़ को मैटर बोलने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? दे शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर को आप 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जब आप उसको डिफाइन करते हो तो आपको मिलता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। वेयर एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जब आप उसको डिफाइन करते हो तो एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बेसिकली। देन पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड इफ यू लुक इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स or the particles of matter, they are very small, they have space between them, they are constantly moving and they attract each other. Okay, so basically particles के साथ 3 चीज़ें होना ही होना है, एक force of attraction होगा, space होगा और motion होगा। फिर आपने ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ा। what is that? They are basically the zigzag movement on the surface of water. And sometimes NCERT also asks you, कि आप particles of matter अभी जो आपने किया उसके हमें एविडेंसेस बताओ। तो वेरी सिंपल एविडेंसेस, लेट्स लुक इनटू दैट। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। इसका एविडेंस क्या है? डाइल्यूशन प्रोसेस। जैसे मेरे पास एक मोटा सा एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है, उसको मैं पानी में डालता हूँ। पानी एकदम क्लियर सोल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट। जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का है, उसको जैसे ही उस क्रिस्टल को मैंने पानी में डाला, धीरे धीरे तो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? आपका क्रिस्टल छोटा होता रहता है और पानी आपका पर्पलिश कलर होता रहता है। तो धीरे धीरे आप देखते हो with gradually with reference to time, what we see is all the potassium permanganate has dissolved in it and the color of the solution becomes purple, which shows that कि आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो इतना छोटा हो जाता है कि नेकेड आई से भी दिखना विजिबल नहीं होता, राइट। एंड वो पूरे सोल्यूशन का कलर क्या कर देता है? पर्पल कर देता है। देन सेकेंडली, पार्टिकल्स हैव स्पेस। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। आप शुगर को लो भैया, शुगर को पानी में डालो और उसको डिज़ोल्व करो, तो आपको पता है शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपियर हो जाएंगे। वो कहाँ चले गए? पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ जाके बैठ जाते हैं, राइट। एंड यू नो दैट आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर इट आल्सो टेस्ट शुगरी, राइट। यानी कि शुगर की प्रॉपर्टीज़ भी इस पानी में आ जाता है। सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, जो मैंने शुगर पार्टिकल्स डाले पानी में वो कहाँ चले जाते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्पेस के बीच में। तो इससे पता चलता है कि भैया पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी तो शुगर पार्टिकल वहाँ जाके बैठ रहे हैं, नहीं तो शुगर कहाँ जाता। सेम विद द केस ऊपर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का जो मैंने रेफरेंस दिया तो उसमें भी यही प्रोसेस हो रहा होता है। देन तीसरा, पार्टिकल्स आर मूविंग। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है, इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती। आपने एक कोने में, रूम के एक कोने में अगरबत्ती जला रखा है, उसका जो फ्रेग्रेंस है आपको दूसरे कोने में भी फील होता है, रूम के दूसरे कोने में भी फील होता है। क्यों फील हुआ? बिकॉज इंसेंस स्टिक्स के जो पार्टिकल्स दे एक्चुअली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट मीन्स दे आर मूविंग, द पार्टिकल्स आर मूविंग। देन पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल हमारे पास। अब जैसे आपने चौक लिया, चौक को आप हाथ से प्रेस करके आप क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो, इजंट इट?
क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल्स में कम होता है। लेकिन क्या आप आयरन नेल को तोड़ सकते हो हाथ से? ऑब्वियसली नॉट, आपका हाथ ही टूट जाएगा। सो यू नो दैट चॉक को तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट येस आयरन पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो टेक्निकली the chalk has less force of attraction whereas iron has more force of attraction because of obvious reason. तो ये हमारे कुछ observations और experiments है which clearly mentions or which clearly shows that there are many examples which you can relate to. Okay, now we are moving on to the next one, that is basically the mechanism. Now in order to understand the mechanism, we will understand the mechanism in different cases, but before that मैंने आपको सारा रिलेट किया था दैट वेन एवर आई टॉक अबाउट मैकेनिज्म और in order to classify the properties of solids and liquids and gas, because in this chapter we're going to study the properties of solid, liquid and gas. That means the physical property of matter. मैटर को हम लोग हमेशा किससे रेफर करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मतलब द पार्टिकल्स आर इन मोशन. अब केस 1 को जरा स्टडी करते हैं. केस 1 में क्या है? Now everything I'm relating with force of attraction, space and kinetic energy. Let's focus on case 1. What is happening in case 1? मान लीजिए आपके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हैं, यानी कि स्पेस बहुत कम है. स्पेस बहुत कम होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है. ये आप रिलेट करो उस चीज़ से जब आप मैग्नेट्स यूज़ से करते हो, मैग्नेट से खेल रहे होते हो, तो मैग्नेट का जो पोटेंशियल यानी मैग्नेट का जो पावर होता है वो मैक्सिमम कब होता है? जब आप मैग्नेट के पास होते हो. जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैग्नेट के पास लेके जाते हो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर देता है, और जैसे ही आप मैग्नेट से दूर जाते हो तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. सो सिंपल एज दैट. सो इफ द स्पेस इज लेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस का इन्वर्स रिलेशन है. इन्वर्स रिलेशन का मतलब है अगर स्पेस ज़्यादा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, अगर स्पेस कम हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ. ठीक है, ओके. अब इसको जरा रिलेट करेंगे. स्पेस मिनिमम था इस वाले केस में. ओके, स्पेस मिनिमम होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम. अब इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि आपको मूव नहीं करने दे रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या होगा? मिनिमम होगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे, यहाँ पे आपने देखा कि पार्टिकल्स बहुत ही पास पास हैं. दैट मीन्स आप देख रहे हो कि इनके बीच का स्पेस बहुत मिनिमम है. मिनिमम स्पेस होने के कारण इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम है. नाउ व्हेन आई से काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, आई डोंट मीन दैट they are not moving. I'm not saying that they are not moving. They just vibrate in their mean position. That means जहाँ पे वहीं पे वो वाइब्रेट कर रहे थे या मूव कर रहे थे. सो पार्टिकल्स कैन नॉट लीव देयर पोजिशन. वो अपने पोजीशन को छोड़ के जाएंगे नहीं, रादर वो सिर्फ अपने ही जगह पे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. तो ये तो डेफिनेटली बात है कि काइनेटिक एनर्जी तो है ही है. द काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज देयर. अगर पार्टिकल्स है, अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है तो वो मूव करेंगे, लेकिन अपनी ही जगह पे मूव कर रहे हैं. अगर कौन सा केस है? अगर ये वाला केस है तो ठीक है. तो अभी आपने केस 1 में क्या देखा? इफ़ द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, दैट मीन्स there is less space, and if there is less space that means the force of attraction is strong, and if the force of attraction is strong the kinetic energy is going to be minimum. Got it? So ultimately what you have referred here is space less, force of attraction more, kinetic energy less. And ध्यान दीजिएगा kinetic energy का relation force of attraction के साथ है. जितना ज़्यादा force of attraction होगा उतना ही कम kinetic energy होगा, यानी कि अगेन इन्वर्स रिलेशन है. ओके, अब जरा केस 2 पे ध्यान दीजिए. केस 2 पे आते थे. ओके, अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा था? सॉलिड्स के बारे में बात कर रहा था. ठीक है, और यहाँ पे एक और मैंने पॉइंट रेफर किया, पार्टिकल्स कैन नॉट लीव देयर पोजीशन. भाई पार्टिकल्स अपने पोजीशन को छोड़ के जा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, ओके. लेट्स कम बैक टू केस 2. केस 2 में क्या है? पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में मॉडरेट स्पेस है. अगर मॉडरेट स्पेस होगा, यानी कि जैसे आप मैग्नेट से थोड़ा सा दूर जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे क्या हो गया? मॉडरेट हो गया. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी को भी क्या करता है? मॉडरेट रखता है. अगर आप यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो, यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स को देखो बना रखा है, थोड़ा सा बीच में स्पेस है, स्पेस मॉडरेट है. स्पेस मॉडरेट होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी मॉडरेट है. हेयर आई एम रेफरिंग इट टू द केस ऑफ लिक्विड्स, राइट. नाउ इफ़ यू कंपेयर केस 1 एंड 2, केस 2 में
what we have seen is the particles are getting a good amount of motion because they are having a less amount of force of attraction. So particles अभी भी अपने पोजीशन को छोड़ के जा नहीं पा रहे. क्यों? बिकॉज वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेटली चल रहा है, मॉडरेट तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए पार्टिकल्स कम्प्लीटली अपना अपना जगह छोड़ के जा नहीं सकते. हाँ, बट या इफ़ यू कंपेयर केस 1 एंड केस टू में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि थोड़ा सा छूट है, स्पेस भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा कम है और काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ा ज़्यादा है कम केस 1 के कंपैरिजन में. राइट, लेट्स मूव टू द केस 3. Now when you look at case 3, what you have seen, you will see that the particles are far apart. When I say the particles are far apart, यानी कि स्पेस मैक्सिमम हो गया. जब स्पेस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कौन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, अगर आप इस यहाँ पे आके देखेंगे, इस डायग्राम में आपको देख रहे हो कि पार्टिकल्स बहुत दूर है, इनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली कम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, सो ड्यू टू दिस मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल्स कैन एक्चुअली लीव देयर पोजीशन. और जब अगर पार्टिकल्स अपना पोजीशन छोड़ के जा पा रहे हैं, यानी कि वो अपने कंटेनर को भी फिल कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी वो पार्टिकल है वो अपने कंटेनर को फिल कर सकता है. अब ये जो वर्ड है ना, कैन फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, अभी आपको थोड़ा सा डाइसी लगेगा, लेकिन जैसे हम आगे प्रॉपर्टीज सीखेंगे ना सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के, तो वहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि व्हाट आई एम अप टू. जैसे अगर मैं एक गिलास में पानी भर के रखता हूँ हाफ, क्या आपको थोड़ी देर बाद वो पूरा गिलास में पानी दिखता है? नहीं ना, जैसा हाफ है उतना ही रहेगा. सिमिलरली अगर मैं एक गिलास के अंदर एक सॉलिड रख देता हूँ, थोड़ी देर बाद आपको पूरा ग्लास में सॉलिड दिखता है, जहाँ पे सॉलिड रखा है वहीं पे दिखता है, जहाँ पे सॉलिड रखा है वहीं पे दिखता है. सिमिलरली अगर मैं एक ग्लास यानी कि जार में गैस ले लेता हूँ, वो गैस क्या होता है, वो पूरे ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दैट मीन्स द पार्टिकल्स कैन फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. ये चीज़ सिर्फ गैस में पॉसिबल है क्योंकि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मिनिमल है, तो पार्टिकल्स अपने पोजीशन को छोड़ के जा सकते हैं, दे कैन लीव देयर पोजीशन. राइट, सो आई जस्ट डू अ क्विक recap of what we have done today, and just आपको मैं एक चीज़ मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताऊंगा. शुरुआत मैंने किया था मैटर से. मैटर में मैंने आपको क्या बताया था कि मैटर वो होता है जिसमें क्या होता है, दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द मैटर, you always keep in mind matter is something which occupies space and have mass. So what is the basic condition? Space and mass. They are made up of particles, atoms and molecules, you know it. Then we understood that matter can be studied in two bases, on the basis of physical and chemical properties. On the basis of physical properties, you study matter as solid, liquid and gas, whereas on the basis of chemical properties, you study matter as elements, compounds and mixtures. Then we understood about the properties of particles of matter. When I talk about the properties, they are very small, they have space between them, they are constantly moving and they have force of attraction between each other. So particles के साथ तीन चीज़ों को जोड़ना बहुत important है, force of attraction, space and motion. Then you understand about the Brownian motion, the zigzag motion, which was the case of the pollen grains. You know that the pollen grains were being driven by the particles of water. Right? Okay. Now let's move further. उसके बाद आपको मैंने mechanism बताया था. मैकेनिज़्म से पहले हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे थे, एक्सपेरिमेंट. तो अगर वेरी स्मॉल वाला केस को एक्सपेरिमेंट करना है तो डाइल्यूशन प्रोसेस है. स्पेस वाले प्रॉपर्टी को एक्सपेरिमेंट करना है तो डाइल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर है. मोशन वाले प्रॉपर्टीज़ को एक्सपेरिमेंट करना है तो बर्निंग इंसेंस स्टिक का एग्जांपल आप दे सकते हो. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको एक्सप्लेन करना है तो चॉक एंड आयरन का भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो. देन कमिंग टू द मैकेनिज्म प्रोसेस. मैकेनिज्म प्रोसेस में क्या था, मैंने आपको बताया था मैटर को हमेशा आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस और काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे. अब देखिए कैसे रिलेशन किया था. केस 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, वेरी क्लोज, दैट मीन्स स्पेस इज लेस, देयर हैपन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम. तो ये ध्यान रखिएगा, जब स्पेस मिनिमम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा. इस केस में क्या होता है, पार्टिकल्स सिर्फ अपने मीन पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशन. वो अपने पोजीशन छोड़ के जा नहीं सकते बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है. फिर केस 2 में हमने क्या देखा, केस 2 में हमने पार्टिकल्स के बीच में मॉडरेट स्पेस था, जिसके वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट होता है, जिसके वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मॉडरेट होता है. हियर आई एम रेफरिंग इट टू लिक्विड्स और केस 1 में आई वाज रेफरिंग इट टू सॉलिड्स.
तो लिक्विड्स के केस में आप देखते हो कि स्पेस भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, बट स्टिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है कि पार्टिकल्स अपने पोजीशन को छोड़ के जा नहीं सकते. दे कैन मूव वेरी ऑन अ वेरी गुड लेवल, बट दे कैन लीव देयर पोजीशन एक्चुअली. देन गोइंग टू केस थ्री में होता क्या है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, यानी कि उनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है. इसको मैंने कैसे रिलेट करने के लिए बोला था, दे आर इन्वर्सली रिलेटेड. इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब क्या होता है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम. तो अगर स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बहुत अच्छा मोशन होता है. तो यहाँ पे आपने देखा स्पेस मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. दिस वाज द केस ऑफ गैसेस, एंड गैसेस दे कैन एक्चुअली लीव देयर पोजीशन, right? The particles can leave their position, and what do you have seen here? Okay, I'll just come back to the point. Sorry, thoda sa. So it's coming again. Yeah. So I was talking about this thing that if you talk about gases, the space is maximum there, right? And the force of attraction is minimum. And since the force of attraction is minimum, the kinetic energy is maximum over there, and the particles can actually leave their position. ओके अब ये जो फाइनल रिकैप में आपको मैं क्या बता रहा हूँ, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. तो हमने एक चीज़ देखा कि जब भी मैं सॉलिड्स के बारे में बात कर रहा था तो वहाँ पे स्पेस बहुत कम था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम थी. जब मैं गैसेस सेकेंड हमने क्या सीखा था, लिक्विड्स, इजंट इट. तो जब मैं लिक्विड्स के बारे में बात कर रहा था, लिक्विड्स में क्या है, स्पेस मॉडरेट है, force of attraction, I'll use the word moderate, otherwise there will be a confusion. Okay, so what was happening, space was moderate, force of attraction भी क्या हो रहा था, moderate हो रहा था, और kinetic energy भी क्या हो रहा था, moderate. Simple as that. And when I was talking about the cases of gases, space was minimum, space was maximum, बहुत ज़्यादा स्पेस था पार्टिकल्स के बीच में. तो स्पेस मैक्सिमम होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, मिनिमम हो गया, एंड काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया. तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन तीनों चीज़ों के रिलेशन में होता है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड को मुझे लिक्विड करना है. तो अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड करना है, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए मुझे बीच में थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा. यानी कि अगर मुझे सॉलिड टू लिक्विड जाना है, और लेट्स से मुझे लिक्विड टू गैस जाना है, ठीक है, इन तीनों केस में मेरे को एक ही चीज़ को ऑल्टर करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप ऑल्टर करते हो तो यू कैन गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंड गैस टू लिक्विड, एंड बैक टू सॉलिड. तो ये जो चेंज इन कन्वर्जन है, इसको ही बोलते हैं चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हम कमिंग क्लासेस में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, right? But everything is related with three basic prominent things. One is force of attraction, one is space, and another one is kinetic energy. I'm going to relate all these things with these 3 points only. In the coming class I will be discussing with the properties of solid, liquid and gas, जो कि हमें पता है, लेकिन अब उसके हमें रीजनिंग देना है कि ऐसा क्यों. Okay, so we will do that in the coming part. So till then आप यहाँ तक का नोट्स बना के रखिए, and we will continue it in the next class. और इसको रिवाइज करिए. इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट और समथिंग, प्लीज़ डू आस्क मी इन दी व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू सो मच एवरीवन, and take care of yourself. Thank you.